प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ही सिंपल है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए नदी में पानी बह रहा है। नदी में जब पानी बहता है तो ऊपर से अगर हम उसका फर्श देखेंगे तो वो फर्श हमें नहीं दिखाई देगा। हो सकता है उसका फर्श ऐसा हो और आगे चल कर के यहाँ पे गड्ढा आ गया, या यहाँ पे इस तरीके से गड्ढा आ सकता है, या पत्थर आ सकता है उसके रास्ते में। ये पत्थर आ गया तो उसका जो फ्लोर होगा, उसका फ्लोर इस तरीके से ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। और आगे चल करके हमें दिखेगा ये फर्श, यहाँ पर ये गड्ढा आ सकता है नीचे, नदी का फ्लोर हमें नहीं दिखेगा। तो ये इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे गड्ढा आ जाता है और ये फिर इसका फर्श ऐसे हमने मान लिया। अब ये नदी का फ्लोर है, ठीक है। और यहाँ पर एक गड्ढा और बना लेते हैं, छोटा सा ये बना लेते हैं, ये यहाँ छोटा सा गड्ढा बना लिया हमने। छोटे बड़े गड्ढे हो सकते हैं ना। अब इधर से हमने पानी को फ्लो कराना है, और पानी जो फ्लो कराना है वो स्ट्रीम लाइन में फ्लो कराना है। स्ट्रीम लाइन में वाटर फ्लो कराना है, तभी ये इक्वेशन, तभी ये प्रिंसिपल काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हाँ, स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है वो हम पढ़ करके आ गए कि वो एक स्ट्रीम लाइन में फ्लो होगा, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, और एक दूसरे को कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये पानी की एक लेयर है और ये ऐसे बह रही है, और यहाँ पे सामने पत्थर आया, तो जब पत्थर आ जाएगा तो ये लेयर ऊपर उठेगी और ये पानी ऐसे जाएगा इस तरीके से, ये ऐसे पानी ऊपर की तरफ ये ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक। फिर एक और दूसरी लेयर आएगी, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक। तो ये पानी हमारा कुछ इस तरीके से ये हमें बहता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब ऊपर से हम ऐसा बना लेते हैं इसे, इतना तो समझ में आ गए। तो अगर हम फर्श देखेंगे, सॉरी रिवर का ऊपर से टॉप देखेंगे तो हमें तो वो फ्लैट दिखाई देगा, पर जब नीचे जाएंगे तो नीचे का फ्लोर उसका कुछ इस तरीके का होगा। ऊपर से तो फ्लैट दिखता है ना हमें, क्योंकि पानी की ये खासियत होती है कि वो अपनी सरफेस को बिल्कुल प्लेन बना लेता है, प्लेन बना लेता है। वो समुद्र भी हमें प्लेन दिखते हैं, कहीं गड्ढे वड्ढे कोई ना दिखते समुद्र में हमें। तो ये पानी बह रहा है, और कौन सा फ्लो बह है, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गेट बनाया, ये फर्श है ये यहाँ तक, और यहाँ पर हमने ये एक गेट बनाया पता करने के लिए कि यहाँ से 1 सेकंड में कितना पानी क्रॉस होगा, 1 सेकंड में। और आपने ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है आपने, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा उल्टा हो गया, और डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना बनेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना बनेगा, स्पीड इनटू टाइम। हाँ ये बनेगा, अब सही है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अगर इस फॉर्मूले को हम 1 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, ओनली 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हम 1 सेकंड के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो जितना डिस्टेंस होता है वही स्पीड होती है। यानी कि 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस हमारा पार्टिकल कवर करता है वही उसकी वेलोसिटी होती है। 1 सेकंड के लिए सिर्फ 1 सेकंड की वेलोसिटी और 1 सेकंड का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक गेट बनाया, और गेट बना करके हमने यहाँ पर देखा कि 1 सेकंड में कितना अमाउंट यहाँ से फ्लो हुआ। तो मान लीजिए यहाँ से अमाउंट फ्लो हो जाता है V1। अब आप अमाउंट को वॉल्यूम में भी मेजर कर सकते हो और मास में भी मास टर्म्स में भी मेजर कर सकते हो, या तो किलोग्राम में नाप लीजिए उसे, या फिर एक काम करिए उसका वॉल्यूम नाप लीजिए। तो मैंने इसका वॉल्यूम नाप लिया कि इस गेट से 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम निकल जाता है। ऐसे एक गेट, यहाँ पर हम बैठ गए, ये पाइप है, और यहाँ पर हम ऊपर बैठ गए इस पाइप के ऊपर। हमने देखा 1 सेकंड में यहाँ से पानी निकला कुछ, उसको हमने नाप लिया। और नापने का तरीका, या तो उसको किलोग्राम में मेजर कर लीजिए या फिर उसका वॉल्यूम मेजर कर लीजिए। तो उसका वॉल्यूम सपोज दैट V1 आ जाता है। अब हमने आगे जा कर के फिर एक और गेट बनाया, और वो गेट बनाया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला जो गेट होगा सिंपल, ये छोटा गेट है, इसका एरिया कम होगा, ये भाई ये बड़ा है, तो ये बनाया हमने। और हमने यहाँ से भी फ्लूइड का अमाउंट मेजर किया, और मान लीजिए यहाँ पर फ्लूइड का अमाउंट आता है, उसका वॉल्यूम आता है V2।
फिर आगे जा करके हमने यहाँ पर एक गेट और बनाया। ये गेट ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे गड्ढा है, तो इसका गेट इतना बड़ा बनता है यहाँ पर। और यहाँ से भी हमने 1 सेकंड में निकलने वाले फ्लूइड का वॉल्यूम को मेजर किया। सपोज दैट वो वॉल्यूम है आपका V3, ये हमारा निकल करके आ गया, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम यहाँ से निकला होगा उतना ही 1 सेकंड में यहाँ से निकलेगा और उतना ही 1 सेकंड में यहाँ से निकलेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि अमाउंट नहीं चेंज होगा। हम ये समझते हैं या हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर गेट बड़ा था, यहाँ पर गेट छोटा हो गया, तो यहाँ से अगर 10 लीटर पानी निकल रहा है तो यहाँ से फिर 9 लीटर निकलना चाहिए, क्योंकि छोटा गेट है, छोटा रास्ता हो गया, तो यहाँ से 9 लीटर निकलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा गेट हो गया तो यहाँ से 20 लीटर निकलना चाहिए। और जबकि ऐसा होता नहीं, अगर यहाँ से 9 लीटर निकल रहा है तो फिर हर 1 सेकंड बाद कितना पानी रुक रहा है यहाँ पे? 1 लीटर, क्योंकि इधर से कितना आया 10 और यहाँ से कितना निकाला आपने 9 लीटर, और बच कितना गया 1 लीटर। वो 1 लीटर भी इसका मतलब स्टोर हो गया, कहीं रुक गया। फिर अगली सेकंड में फिर 9 लीटर आए, 10 लीटर आएगा और फिर यहाँ 1 लीटर वो रिस्टोर हो जाएगा। तो 1000 सेकंड में कितने लीटर पानी स्टोर हो जाएगा? फिर 1000। और वो पानी कहाँ गया? वो तो कहीं भी नहीं गया, वो तो नदी में ही है, इसी में ही बह रहा है, वो कहीं नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि पानी बरकरार सेम अमाउंट से फ्लो हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, देखो यहाँ पर वाटर की जो फ्लूइड की वेलोसिटी थी यहाँ पर वो हो सकता है कम रही हो, स्लो गुजरा होगा, धीरे धीरे से, क्योंकि बड़ा गेट है। और जब यहाँ पर गेट छोटा आया तो यहाँ पर बड़ी स्पीड से गुजर गया होगा वो, और जब बड़ी स्पीड से गुजरेगा तो ज़्यादा अमाउंट निकल जाएगा। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों रहेगी? स्ट्रीमलाइन लो कोई तो है, एक ही वेलोसिटी चलेगी, तो सारे पार्टिकल सेम कर लेंगे ना अपनी वेलोसिटी। ऑल पार्टिकल्स मेक सेम वेलोसिटी, तो स्ट्रीमलाइन रहेगा वो। स्ट्रीमलाइन की पहचान यही तो है कि सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो सेम हो जाएगी यहाँ पर आकर के, जब इस पॉइंट से वो गुजरेगी, रफ्तार से गुजरेगी, तो पहला पार्टिकल अगर 10 स्पीड से गुजर रहा है तो दूसरा भी 10 से गुजरेगा, ऐसा हो जाएगा। आगे जा करके ये गेट बड़ा हो गया, जब ये गेट इतना बड़ा पोर्शन मिल गया, अब यहाँ से पानी धीरे धीरे गुजरेगा आराम आराम से, और जब आराम आराम से गुजरेगा, इतना बड़ा गेट है तो यहाँ से 10 लीटर अमाउंट यहाँ से भी निकलेगा। और आप इसे देखते हो, समरसेबल का पाइप हाथ में लेकर के आप चलाते हो, उसका मुंह भींच देते हो, क्या होता है? स्पीड नहीं बढ़ जाती वाटर की, पानी कोई ना रुकता पीछे, वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है पानी, और उतना ही अमाउंट अभी भी निकल रहा होता है, लेकिन अब वो फास्ट स्पीड से निकल रहा होता है। जैसे ही आपने क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज किया, वाटर्स की स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन पानी ज़्यादा निकलता है, लेकिन वो धीरे धीरे निकलता है। तो ये स्पीड चेंज हो सकती है, बट अमाउंट ऑफ द वाटर ये चेंज नहीं होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये बताता है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए यहाँ से 1 सेकंड में हमारे वाटर्स ने डिस्टेंस जो कवर किया है वो मान लीजिए v1 किया है, और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 सेकंड का डिस्टेंस वेलोसिटी के बराबर होता है, 1 सेकंड का डिस्टेंस वेलोसिटी के बराबर होता है। तो सपोज दैट आवर पार्टिकल मेक अ डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड इज v1 उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये उसकी वेलोसिटी मान लीजिए, ठीक है। और इसका एरिया कितना है? यहाँ का एरिया, इस गेट का एरिया A है, तो फिर मुझे बताइए एक वॉल्यूम कितना बनेगा? इसका वॉल्यूम कितना बनेगा? आप बता सकते हैं वॉल्यूम कितना बनेगा? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये लेंथ है, ए वाटर आया और 1 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो ये सिलेंडर बन जाएगा ये, ठीक है। और सामने ये गेट है, ये गेट, इसका एरिया हमने कहा A, तो वॉल्यूम कितना हुआ इसका? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट पढ़ के आ रहा है तुम। सिलेंडर का एरिया क्या, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वो जो पाई आर स्क्वायर पढ़ते हो आप, क्या होता है वो पाई आर, ये एरिया ही तो होता है, ये यहाँ का एरिया होता है, और ये हाइट एच होती है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ या हाइट, ये क्या बना आपका? वॉल्यूम। और एरिया कितना है हमारे इस गेट का? A, और यहाँ से
वेलोसिटी कितनी रखी है हमने, या फिर डिस्टेंस कितना कवर किया हमारे पानी ने, v1। तो ये एक सिलेंडर, ये ऐसे एक गेट सा बन जाएगा, ये सिलेंडर बन जाएगा सपोज दैट। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना बना, इस गेट से निकलने वाला वॉल्यूम कितना माना जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और 1 सेकेंड की लेंथ वेलोसिटी। इस गेट का एरिया डिफरेंट हो सकता है, हमने 1 लगा लिया। इस गेट से निकलने वाले वाटर की इस वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, तो हमने यहाँ पे 1 लगा लिया है। सेम ऐसे यहाँ पे कर लीजिए, एरिया, यहाँ का एरिया ये 2 मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से जब वाटर निकलता है तो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी मानेंगे हम, v2, डिफरेंट हो जाएगी। 1 सेकंड में अब कुछ और डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ का एरिया कितना मानेंगे आप, a3, ठीक है। और ये हो जाएगा a3 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब हम लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि भाई v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल यही तो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ द फ्लूइड इन 1 सेकेंड इज सेम, ये लिखा इसमें, ठीक है। और ये कितना लिखा आपने, a1 मल्टीप्लाई बाय v1 इज इक्वल टू a2 मल्टीप्लाई बाय v2 इज इक्वल टू a3 मल्टीप्लाई बाय v3। दिस इक्वेशन इज नोन एज प्रिंसिपल, सॉरी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहेंगे और इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहेंगे। अब इसको हम इस तरीके से भी, अब इस प्रिंसिपल को अब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द वेलोसिटी एट एनी क्रॉस सेक्शन व्हेन द फ्लूइड, यहाँ पे लिखा ना, इट स्टेट दैट ड्यूरिंग द स्ट्रीम लाइन फ्लूइड थ्रू अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, वेरिंग है क्रॉस सेक्शन एरिया। अमाउंट की जगह अब आप क्या लिख सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड द वेलोसिटी इन 1 सेकेंड इज रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, वो हमारी सेम रहेगी। तो आप उसे भी लिख सकते हो और इससे भी लिख सकते हो, तो प्रोडक्ट सेम रहता है, ये ध्यान रखना आपको, एरिया एंड द वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट आप कहीं पे भी चेक करोगे वो आपका सेम रहेगा, ये नहीं बदलने वाला। तो हम यहाँ पे आगे इसे लिख सकते हैं कांस्टेंट। समझ में आ गया? इसका यूज हम इसका यूज करेंगे हम उसमें बर्नौलीज थ्योरम में यूज होगी इक्वेशन। इक्वेशन एक इंटरेस्टिंग बात और बताती है, जो कि हमने पढ़ रखी है 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है आपने, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये इक्वेशन उसी लॉ को ओबे कर रही है। कैसे? कि भाई जितना मास इस वॉल्यूम से, सॉरी, जितना मास इस एरिया से गुजर रहा है उतना ही मास इस गेट से गुजर रहा है, उतना ही मास इस गेट से गुजर रहा है। तो ये क्या है? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। मास यहाँ से भी उतना ही पास हो रहा है, उतना ही यहाँ से पास हो रहा है, उतना ही यहाँ से पास हो रहा है। तो इसको आप याद रखना एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी किस लॉ को ओबे करती है। तो आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, एक ये इक्वेशन और क्या बताती है? ये इक्वेशन ये बताती है, जैसे आपने अभी पढ़ा है, ये एरिया और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इक्वल रहना है किसके? कांस्टेंट के। मतलब ये नहीं बदलेगा, थ्रू आउट द फ्लो द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड द वेलोसिटी डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। और चेंज कौन हो सकता है? या तो एरिया चेंज होगा या फिर वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे कि यहाँ पर एरिया चेंज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। मान लीजिए एरिया छोटा हुआ, अगर एरिया छोटा हुआ ये, तो फिर वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये याद रखना। तो ये समझ में आ रहा है? एरिया इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा, और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो बोलो, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और आपको वेलोसिटी डिक्रीज होती हुई कहाँ नजर आ रही है? यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है? गहराई, यहाँ पर गहराई है। तो जहाँ पर वाटर, जहाँ पर गहराई होती है, रिवर में गहराई होती है, वहाँ पर वाटर स्लो बहता है, स्लो बहता है। तो अगर एक नदी है और उस नदी को आप देख रहे हो, अगर वहाँ पर पानी स्लो स्लो बह रहा है तो समझ जाइए वहाँ पर गहराई ज़्यादा है। और वाटर बहुत तेज़ी से बह रहा है,
फास्ट फ्लो कर रहा है तो समझ जाइए वहाँ पे गहराई कम है। तो और यही है, अभी तो बताया, बातें कर रहे तुम। नहीं वो तो मैं समझ गया कि मतलब अगर फास्ट बह रहा है तो गहराई कम होगी, फास्ट बह रहा है तो गहराई कम होगी, अगर स्लो बह रहा है तो और स्लो बह रहा है तो गहराई ज्यादा होगी। तो वो बढ़िया ना एरिया। हाँ ये देख यहाँ पे गहराई ज्यादा नहीं है, एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ गया तो वाटर स्लो बहेगा, शांति से बहेगा। और इसी बात को हम इंसानों पे भी लागू कर देते, जो आदमी जितना शांत होगा वो उतना ही गहरा होगा, उसके पास नॉलेज, डीपेस्ट नॉलेज ज़्यादा होगी। और जो आदमी गहरा नहीं होगा, ज़्यादा बोलेगा, गहरा नहीं होगा, नॉलेज कम होगी, उसकी डेप्थ कम होगी, 1-2 क्वेश्चन पढ़ करके आ जाएगा क्लास में और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेगा, 2-4 क्वेश्चन पढ़ के आएगा, सबसे ज़्यादा बोलेगा। तो जिस इंसान की गहराई नहीं होती वो बोलता बहुत ज़्यादा है, जिस इंसान की गहराई ज़्यादा होगी, समझदार होगा, नॉलेज ज़्यादा होगी, डीपेस्ट होगा, वो इंसान कभी भी ज़्यादा फालतू नहीं बोलेगा, पक नहीं करेगा, वो शांत रहेगा, क्योंकि उसे पता है सब नॉलेज है उसके पास, तो उसे बोलने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अब कोई पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ों में चला जाए, अनएजुकेटेड लोगों में चला जाए, तो वो बेचारा चुपचाप रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उसे क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं कि वो उनका जवाब कैसे दे। बोटो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं लोग, अनएजुकेटेड लोग, तो पढ़ा लिखा इंसान वहाँ पे बोलेगा नहीं। बहसबाजी कौन करेगा? जो ठप होगा वही करेगा बहसबाजी। बर्नौलीज थ्योरम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बर्नौलीज थ्योरम। तो चुप हो जा, इसे ना पता कुछ भी। देखो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ फ्लूइड लिक्विड। जो एक फ्लूइड लिक्विड होता है, बहता हुआ पानी होता है, उसके पास कौन कौन सी एनर्जीज होती है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन्हें समझ गए तो समझ जाइए बर्नौलीज प्रिंसिपल कुछ नहीं है, समझे हुए हैं आप। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एक बहते हुए पानी के पास या बहते हुए लिक्विड के पास कौन कौन सी एनर्जीज होती है। अब पानी क्यों बहता है, सोचिए, अब पानी क्यों बहेगा? ये ऐसे नली है, सपोज दैट ये नली है, हमने यहाँ पे पानी लगाया, पानी गिरा, तो वो इधर अपने आप जाएगा, या ऐसे कर दिया हमने जाएगा? पानी कभी भी अपने आप नहीं जा सकता इधर, हमें इधर से प्रेशर एक्सर्ट करना होगा, प्रेशर बनाना होगा, और उस प्रेशर की वजह से पानी वहाँ तक ऊपर तक चला जाएगा। तो हम पहले उसे प्रेशर देते हैं, और प्रेशर देने से हमारा पानी या लिक्विड हाइट को मेंटेन करता चला जाता है, और इस नली से इस नली तक चला जाता है। ठीक है, तो इधर देखो, ये हमारे पास एक ट्यूब है, इधर देखो भैया, इधर देखो, ये एक ट्यूब इस तरीके की है, और ये ट्यूब बनाई है मैंने वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया की। ठीक है, इस तरीके से हमने ये बनाई। यहाँ से हमने पानी को, यहाँ का एरिया डिफरेंट रहेगा, ये एरिया मान लेते हैं हम A1, और वहाँ पर ये पानी जाकर के निकलेगा, और इस गेट का एरिया हमने मान लिया A2। यहाँ से हम प्रेशर देंगे, और उस प्रेशर की वैल्यू हम रखेंगे, मान लीजिए P1, ये लोकेशन 1 है, तो हम यहाँ पे 1 दे देंगे। यहाँ से हमने कितना प्रेशर दिया इसको, P1। ये पानी बहता हुआ ऐसा चला जाएगा, और स्ट्रीम लाइन में जाएगा, ये ऐसे स्ट्रीम लाइन में, और वहाँ जा कर के ये पानी निकलेगा, ऐसे ये पानी जा रहा है ऐसे। अब जब ये पानी यहाँ से निकलेगा तो इसका प्रेशर बच्चों P2 मान लेते हैं हम। वहाँ पर प्रेशर इसका कम या ज़्यादा हो सकता है, अपोजली कम होगा क्योंकि गेट बड़ा हो गया वहाँ पे। तो ये पानी बह रहा है, ठीक है। अब ग्राउंड से हमने अपना रेफरेंस बना लेना है, ये ग्राउंड बना लिया हमने ये कहा कि ये जो हमारी नली है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, ये हमारी हाइट है H1, क्योंकि लोकेशन 1 है तो हमने H1 कह दिया इसे। यहाँ की हाइट कितनी है, तो हमने यहाँ की हाइट बोली ये H2 है। अब ये पानी चल रहा है, तो बहता हुआ पानी है, और बहते हुए पानी के पास कौन सी एनर्जी होती है, तो एक एनर्जी तो ये होती है इसके पास, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और एक एनर्जी ड्यू टू द हाइट, जैसे जैसे हाइट अटेंड करता जाएगा पार्टिकल, तो उसके पास कौन सी एनर्जी आती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो दो एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। और एक वो एनर्जी जो हमने दी, प्रेशर एनर्जी से ही तो हो रहा है ये सब कुछ। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई, प्रेशर से,
काइनेटिक एनर्जी क्यों आई? प्रेशर से। तो 3 तरह की एनर्जी हो गई। तो अ फ्लूइड लिक्विड, अ फॉलोइंग लिक्विड कंटेन 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी एंड नंबर 3 प्रेशर एनर्जी। आप इनके सीक्वेंस कैसे भी रख सकते हो, इट डजंट मैटर। तो नंबर 1 यहाँ पे हम रखते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी। अब प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो इसका छोटा सा एक डेरिवेशन कर लेते हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक्चुअल में वर्क के इक्वल होता है। जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी होगी। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे P1 प्रेशर अप्लाई किया और P1 प्रेशर अप्लाई करने से 1 सेकेंड में हमारे पार्टिकल ने V1 लेंथ को कवर कर लिया है। और 1 सेकेंड में V1 लेंथ कहने का मतलब V1 वेलोसिटी। 1 सेकेंड की लेंथ वेलोसिटी भी होती है, लेंथ भी होती है, अभी बताया था आपको, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी कवर, कितनी लेंथ कवर कर रहा है? V1। और वेलोसिटी भी हम ही सही बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्क कितना बनेगा, या एनर्जी, एनर्जी बोले तो वर्क। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का मेजरमेंट कैसे करते हैं हम? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही करते हैं ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। और ये फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट V1 है। और फोर्स को प्रेशर के टर्म्स में लिखिए आप, तो फोर्स को प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे हम, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय एरिया और यहाँ पर प्रेशर V1, ठीक है, ये लिख लिया हमने इस तरीके से। और एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ओहो P इक्वल टू F अपॉन ए नहीं पढ़ा, F बराबर P इंटू ए ना हुआ। अब मैं क्या बता रहा था अभी यहाँ जब मैंने ये लिखा ना, मैंने यही बोल के लिखा कि हम फोर्स को प्रेशर के टर्म्स में लिख रहे हैं। प्रेशर नहीं लगाया तूने? प्रेशर नहीं लगाया। एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इट इज आल्सो वेलोसिटी। इफ इट इज लेंथ देन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लूइड इन 1 सेकेंड। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। क्या कह रहा है? इधर देख, ये वॉल्यूम हुआ और ये प्रेशर। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ गई आपकी। कौन सी एनर्जी है ये है आपकी, चुपचाप बैठ जा। एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें, यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी? तो यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी हो जाएगी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू P1 डिवाइड कर देंगे किससे? वॉल्यूम से। तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगी? वॉल्यूम कितना आया? P1 प्रेशर आया। तो प्रेशर एनर्जी कितनी होती है? जो फ्लूइड का प्रेशर होता है उसकी उतनी ही एनर्जी होती है। सिंपल। यहाँ से हमें पता चल गया कि प्रेशर एनर्जी कितनी, जितना प्रेशर और यूनिट वॉल्यूम के लिए। हाँ ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी ये आ गया आपका, प्रेशर एनर्जी ये आ गया, ठीक है। तो एक एनर्जी तो ये हो गई जिसको हम प्रेशर एनर्जी कहेंगे। और हमने एनर्जी का कैलकुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम में मेजर किया है। भाई कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ले गए हमने कि कितने वॉल्यूम में एनर्जी नाप रहे हो आप। तो आपने एनर्जी को मेजर किया वॉल्यूम के टर्म्स में कि इतने वॉल्यूम में इतनी एनर्जी आती है। आप एनर्जी को मास के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एनर्जी पर यूनिट मास, कि इसके यूनिट मास में इतनी एनर्जी है। मैंने किस में मेजर किया है इसको? प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आप इसे लिख सकते हो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो अगर पर यूनिट मास लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। तो ये लिखा जाएगा आपका, इसको किससे डिवाइड कर देंगे? फिर m से डिवाइड करेंगे। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो अगली लाइन में इसे क्या लिखेंगे? P1 मल्टीप्लाई बाय V। ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है।
तो आएगा ये भी उल्टा करके नहीं अब पहली बार मैंने दिया फोन में आएगा तो कि मां तो फोन में बोल दूंगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम P होगा और एनर्जी पर यूनिट मास P1 अपॉन रो। तो आप जोन से में मेजर कर रहे हो उसमें मेजर कर लो, मर्जी है आपकी, जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम में मेजर करना है, मास में करना है। ठीक है, ये एनर्जी आ गई आपकी। अब दूसरी एनर्जी पे आते हैं। दूसरी एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल या फिर काइनेटिक ले लीजिए। चलो काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, यहाँ पर कर देता हूँ है? अब टॉपिक लंबा हो जाएगा अभी, ये अभी टाइम लगेगा इसमें, पढ़ के जाना अभी से पूरे को, बैठे रहो यहीं पे। 55 हो रही है, अभी कम से कम 20 मिनट और लगेगी इसमें। लिखना नहीं है इसे, स्टार्ट कर दें।